Economic cost, accounting cost, or economic profit, accounting profit are explicit and implicit cost. What is the difference between the explicit cost and implicit cost? We said that the measure of the economic cost is opportunity cost of any resource we use for the purpose of the production. And explicit and implicit cost may explicit cost are the obvious costs which are in the monetary term and we pay to the factor of production, and the implicit costs are the opportunity cost of using the self-owned resources. So cost का जो explicit और implicit cost का difference है, इसी बेस पे there is the difference between the accounting profit and economic profit. अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप क्या करते हैं कि टोटल आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है उसमें से आप माइनस करते हैं टोटल एक्सप्लिसिट कास्ट, जो आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लिसिटली इन फॉर्म ऑफ द मनी आपने पे किया है। जबकि जो इकोनॉमिक प्रॉफिट है उसमें आप टोटल रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कास्ट के अलावा इम्प्लिसिट कास्ट भी माइनस करते हैं। इम्प्लिसिट कास्ट की एग्जांपल क्या थी कि जिसमें फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कोई बिल्डिंग है जिसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो उसको चूंकि आपने पे तो कुछ नहीं करना, तो वो एक्सप्लिसिट कास्ट में कंसिडर नहीं होती। लेकिन इम्प्लिसिट में ये है कि अगर आप उस बिल्डिंग को किराए पे देते तो आपको रेंट मिल सकता था, तो इसलिए आपने उसकी इम्प्लिसिट कास्ट जो सी वो कंसिडर करनी है। इसके अलावा वो स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द इम्प्लिसिट कास्ट। Normal profit is amount which we need to keep the entrepreneur to keep on running that business. चाहे आप अपना बिजनेस खुद भी रन कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इतनी अमाउंट जो आपको इसलिए चाहिए कि अगर अपनी और भी अगर अपनी ये जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते तो उतनी अमाउंट आपको मिल जानी थी। तो इसलिए जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसको आप शामिल करते हैं किस चीज़ में, इम्प्लिसिट कास्ट में। So economic profit will be equal to total revenue minus total economic cost. इसके अलावा हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस पढ़ा। शॉर्ट रन में फर्म के कुछ प्लांट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं या मिनिमम। इसके अलावा ये फॉर द इंडस्ट्री व्यू पॉइंट से शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें न्यू फर्म्स कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री और एग्जिस्टिंग फर्म कैन नॉट लीव द इंडस्ट्री। जबकि फर्म के हिसाब से लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप अपना ना सिर्फ ये कि आउटपुट जो है वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके कर सकते हैं, बल्कि आप अपने फिक्स प्लांट को भी चेंज कर सकते हैं। और इंडस्ट्री के व्यू पॉइंट से लॉन्ग रन क्या है कि न्यू फर्म्स में एंटर द इंडस्ट्री एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स में लीव द इंडस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स। शॉर्ट रन में जो भी आपकी आउटपुट होती है उसको लिए हम 3 टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं। एक है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट के इट इज द टोटल क्वांटिटी या टोटल आउटपुट ऑफ अ गिवन गुड और द सर्विस जो किसी भी टाइम पीरियड में प्रोड्यूस हो रही है। मार्जिन प्रोडक्ट इज द एक्स्ट्रा आउटपुट और एडिड प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद एडिंग अ यूनिट ऑफ वेरिएबल रिसोर्स। इन दिस केस जो आपकी एग्जांपल दी हुई है उसमें लेबर है कि आप उसमें फिक्स्ड जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फिक्स प्लांट है, उससे तो आप ये नहीं कर सकते। जो आपका वेरिएबल फैक्टर है जैसे लेबर हो गया, तो आपके पास एग्जिस्टिंग जो कैपिटल है उसके साथ आप नए यूनिट ऑफ लेबर हायर कर लें, तो उससे हर न्यू यूनिट ऑफ लेबर जब आप ऐड करेंगे तो उससे आपकी आउटपुट में जो इंक्रीज होगा उसे कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। और वो कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइड बाई चेंज इन लेबर इनपुट। And next the average product. Average product also called the labor productivity, and it is equal to the total product divided by total number of units of labor which we employ. तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं कि हम एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है और टोटल प्रोडक्ट क्या है। इन द शॉर्ट रन अ फर्म कैन फॉर अ टाइम थोड़ी देर के लिए इंक्रीज इट्स आउटपुट बाय एडिंग यूनिट्स ऑफ लेबर टू इट्स फिक्स प्लांट। किसी भी चीज़ का आपके पास गिवन है फिक्स प्लांट मीन कि आप उसकी बिल्डिंग या आपके पास जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, अगर आप उसे चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप लेबर मजीद हायर कर सकते हैं, तो आप नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज करने से या आपका जो वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने से अपनी आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप कितनी का आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स है जबकि दूसरा वेरिएबल है। तो इसके लिए इकोनॉमिक्स में इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो
टर्मिनोलॉजी यूज होती है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, this law assumes that technology is fixed and thus the techniques of production do not change. It states that as successive units of a variable resource, for example, labels are added to a fixed resource, for example, say capital or land, beyond some point, the extra or the marginal product that can be attributed or that can be get from each additional unit of the variable resource will decline. कि आपके पास एक गिवन अमाउंट है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल ज़मीन है, लैंड है, उस पर आप लेबर ज़्यादा अप्लाई करें तो आपकी आउटपुट बढ़ेगी, लेकिन एक खास हद के बाद आप लेबर अप्लाई भी करते चले जाएं तो उसकी आउटपुट इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कि एक ज़मीन में इतनी जगह नहीं जितने लोग काम कर रहे हैं तो आउटपुट बढ़ने के बजाय आउटपुट जो सी है विद डिक्रीज होगी। इस चीज़ को इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मसलन अगर एक फार्मर है उसके पास 80 एकड़ ऑफ लैंड है और उसके ऊपर वो कोई भी यील्ड हासिल कर रहा है तो उसके ऊपर वो मजीद लेबर अप्लाई करता चला जाता है, लेकिन आखिर एक लिमिट आएगी जिसके बाद इतने ज़्यादा लेबर हो जाएंगे कि बजाय काम करने के वो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अगर ऐसा ना हो रहा होता तो ज़ाहिर है आपको तो ज्यूम करें कि अगर आप एक ज़मीन के फिक्स जगह से नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज करके आउटपुट हमेशा के लिए इंक्रीज करते चले जा सकते हो, तो फिर तो ये था कि आप 1 एकड़ लैंड लें और पूरी दुनिया की जो खुराक की ज़रूरत है उससे लेबर मजीद अप्लाई करते चले जाएं और आप उससे सारी आउटपुट हासिल कर लें जो सारी दुनिया के लिए काफ़ी हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आल्सो होल्ड्स ट्रू इन नॉन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल एक वुड शॉप है लकड़ी की जिसमें वो फर्नीचर फ्रेम बनाते हैं, उसके ऊपर मतलब जो हमारे वो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे वो आरा है या साज हैं, सैंडल्स हैं, जो भी, वो आपके पास फिक्स है, उन्होंने चेंज नहीं होना। 2 वर्कर काम कर रहे हैं, मे भी वो थक जाते हैं या बीच में ब्रेक ले लेते हैं, आप उसके बजाय 3 वर्कर हायर करते हैं, आपकी आउटपुट बढ़ जाएगी। मे बी आप 4 हायर करते हैं तो मजीद आपकी आउटपुट इंक्रीज होगी। लेकिन आप अगर आप उस छोटी सी जो वुड शॉप है उसमें 15 वर्कर ला के बिठा दें और उनके पास काम करने के लिए वही इक्विपमेंट हो, आउटपुट विल नॉट इंक्रीज। तो the law of diminishing return assumes that all unit of labor are equal quantity। ये हमारा इसमें assumption है। इसको एक्सप्लेन आप किस तरह से करेंगे? आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि फिक्स है, ज़मीन है या वुड शॉप है तो उसके जो भी उसमें इक्विपमेंट है उनका यहाँ पे जिक्र नहीं है। अब ये कि आपकी लैंड है या अगर आपकी वो वुड शॉप है तो उस पर आपने 0 वर्कर अप्लाई किया है, ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिए, तो जाहिर है कि आपकी टोटल आउटपुट क्या होगी? 0 होगी जब कोई भी काम नहीं कर रहा। और आपकी एवरेज आउटपुट यहाँ पे नहीं गिवन, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, कोई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट जब आप 0 से 1 की तरफ मूव कर रहे हैं कि आपके पास वही फिक्स वुड शॉप मौजूद है तो आप एक बंदा हायर करते हैं, टोटल आउटपुट आपकी 0 से 10 हो जाती है और आपकी जो मार्जिनल आउटपुट है वो 10 में से आप 0 माइनस करें तो आपके पास 10 आ जाती है, 10 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एक ही वर्कर आपने इंक्रीज किया। ये फार्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे कि चेंज इन वर्कर, और यहाँ पे क्या है? चेंज इन टोटल आउटपुट। चेंज इन टोटल आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन वर्कर इज इक्वल टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट के इक्वल है। फिर आप सेकंड वर्कर हायर करते हैं, उसके बाद आप थर्ड वर्कर हायर करते हैं, आपकी टोटल आउटपुट 10 से 25 है, 25 से 45 हो जाती है। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट भी कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं? 10 में से आपने 0 माइनस किया और 1 से डिवाइड किया, फिर 25 में से आप 10 माइनस करेंगे, दोबारा चेंज इन लेबर क्या है? 1 नहीं है, उससे डिवाइड करें 15 आ गया, 45 में से 25 माइनस करें 20 है डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपका वो पोर्शन है टोटल प्रोडक्ट का या आपकी बिजनेस के स्टार्ट का जब आप फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेबर अप्लाई करते चले जा रहे हैं तो आपकी मार्जिन प्रोडक्ट इंक्रीजिंग है। लेकिन फिर अपनी उसी छोटी सी शॉप में आपने 4 और फिर 5 लोग लगा दिए, आउटपुट आपकी कुछ ना कुछ तो बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद टोटल आउटपुट तो 60 से 70 और 75 की तरफ जा रही है, 60, 70, 75। लेकिन आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो पहले 20 से 15 थी, लेकिन उसके बाद 17 में से 60 माइनस करें तो सिर्फ 10 है, डिवाइडेड बाई 1 आप कर रहे हैं। तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट जो सी है वो पॉजिटिव तो है लेकिन डिमिनिशिंग है, मुसलसल अब कम हो रही है, न्यू वर्कर्स ऐड नहीं कर रहे। जब 6 के बाद आपने 7% ऐड किया तो उसके करने से कुछ भी आउटपुट में इजाफा नहीं हुआ, 75 टू 75 ही रही। और जब आपने छोटी सी शॉप में 8 लोगों को ला के बिठा दिया
तो एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया, जगह कम होगी फॉर एग्जांपल। तो 70 में आपकी टोटल आउटपुट 75 से कम होकर 70 हो गई है और आपकी मार्जिन प्रोडक्ट -5 हो गई है। और एवरेज प्रोडक्ट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये जो सेकंड कॉलम है इसको फर्स्ट कॉलम से डिवाइड करें। 0 डिवाइडेड बाई 0 ये तो कोई आंसर नहीं। 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 10। 25 divided by 2 is equal to 12.5 and so on। तो ये रिलेशनशिप जो है, कॉलम 3 shows the marginal product, the change in total product associated with each additional unit of labor. Every product or output per labor unit is shown in column 4 and is calculated by dividing total product by the number of the labor। तो वो इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको इस टेबल में शो की है उसको आप ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि जो जिस तरह आपने ये डाटा में देखा है कि टोटल प्रोडक्ट गोज थ्रू 3 phases। इन स्टार्ट इट इंक्रीजेस, then it diminishes, and then it reaches its maximum point and then it starts declining। Geometrically, marginal product shows by the marginal product in curve in figure 8.2b is the slope of the total product curve, and the marginal product measures the change in total product associated with each succeeding units of the labor। Thus, the 3 phases of the total products are also reflected in the marginal product। The total product is increasing at an increasing rate, marginal product is rising, and extra units of labor adding larger and larger amount to the total output। And when the total product is increasing but at decreasing rate, marginal product is positive but falling, and each additional unit of the labor add less to total product than did the previous units। When total product is at its maximum, marginal product is zero, and when total product declines, marginal products become negative। इसको आप किस तरह से ग्राफ आपके सामने हो तो आपको बेहतर समझ आएगा कि 3 phases हमने ड्रा किए हैं टोटल प्रोडक्ट की। X axis पे we are taking quantity of labor and on the Y axis we are taking total product। जो आपका डाटा उधर दिया हुआ है स्केड्यूल में, जो पीछे हमने भी टेबल देखा उसमें, वो आप यहाँ पे ड्रा करेंगे। When the number first unit of labor is hired, output was the 10। When 2 units of the labor was hired, total output was 25, and when 3 units of labor were hired, 20, 50, 40 पे I think it was 60 or 70, and 5 pay less, some a little bit less than 75, and 6 pay 75 or 6.5 pay still 75, and 7 pay भी 75, and 8 pay it is decreasing और 75 से कम होके फिर it is on 70। इससे आप देखें निचले पोर्शन में, इसके पार्ट बी में अगेन आपने एक्स एक्सिस पे वही चीज़ लेनी है जो इस ग्राफ के आपने एक्स एक्सिस पे ली है, क्वांटिटी ऑफ लेबर, और यहाँ पे भी क्वांटिटी ऑफ लेबर है। लेकिन यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, एक तो मार्जिनल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं, दूसरा एवरेज प्रोडक्ट भी आप एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। तो जब आपकी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट तो योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। उसके बाद आपकी टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, जो आपके उस टेबल में भी गिवन था, तो योर मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। And in the third phase, when your total product decreases, your marginal product becomes negative। जबकि जो एवरेज प्रोडक्ट है इट इज इंक्रीजिंग एंड देन इट इज डिक्रीजिंग। जब तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग, आपकी एवरेज प्रोडक्ट इज बिलो योर मार्जिनल प्रोडक्ट, एंड व्हेन योर मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग, एवरेज प्रोडक्ट इज अबव मार्जिनल प्रोडक्ट। ये आपने ड्रा करके देखना है ग्राफ। Relationship between marginal product and average product, where marginal product exceeds average product rises। जब तक आपकी marginal product का कर्व average product कर्व से ऊपर रहेगा, ये तो आपकी average product increasing है। जब marginal product का कर्व average product के कर्व को क्रॉस करके डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो average product भी डिक्रीजिंग है, क्योंकि किसी चीज़ से मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आप उसमें क्या मुसलसल ऐड कर रहे हैं, तो जो कुछ आप ऐड कर रहे हैं मुसलसल डिक्रीजिंग है, तो ज़रा उसकी एवरेज आपसे डिक्रीजिंग होगी। अब फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में जब ओवर आते हैं उनमें अगर आपके कम रन बन रहे होते हैं तो आपकी एवरेज कम होना शुरू हो जाती है।
क्योंकि एडिशनल ओवर आपके रन रेट में कम ऐड कर रहे होते हैं। It follows that marginal product intersects average product where average product is at maximum. ये अक्सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी होता है और वैसे भी रिलेशनशिप में कि मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम। दिस रिलेशनशिप इज अ मैथमेटिकल नेसेसिटी। ये वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है क्रिकेट मैच की। The law of diminishing return is embodied in shape of all three curves. But as our definition of the law of diminishing return indicates, economists are most concerned with its effect on marginal product. The regions of increasing, diminishing, and negative marginal products returns are shown in figure 8.2b. नेक्स्ट हमारा जो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन कास्ट है, जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल या फिक्स प्लांट्स होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और कुछ जो होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह शॉर्ट रन में कास्ट की दो तरह की होती हैं, फिक्स कास्ट जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते एंड दे डू नॉट चेंज विद द चेंजेस इन आउटपुट। बस अगर आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ले ली, अब आप उसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो भी आपने उसका रेंट देना है, इट इज फिक्स कास्ट। वेरिएबल कास्ट आर दोज कास्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मसलन आप जीरो आउटपुट है तो आपने कोई भी वर्कर हायर नहीं किया तो आपकी कास्ट की जो सी है वो जीरो होगी। तो दीज आर द वेरिएबल कास्ट। ये जो आपका टेबल 8.2 है इसमें टोटल एवरेज मार्जिनल कास्ट कैजुअल फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इन द शॉर्ट रन गिवन है। आपने टोटल प्रोडक्ट क्वांटिटी, टोटल फिक्स कास्ट 100 which is not going to change, टोटल वेरिएबल कास्ट 0 है, 90 है, 170 एंड सो ऑन। टोटल कास्ट क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू टोटल फिक्स कास्ट प्लस टोटल वेरिएबल कास्ट। आप इस कॉलम 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। एवरेज कास्ट डाटा क्या है? एवरेज फिक्स कास्ट क्या होगी? ये जो फिक्स कास्ट है इसको टोटल प्रोडक्ट से आप डिवाइड करें। अब आपने ध्यान करना है हम टोटल प्रोडक्ट ले रहे हैं, नंबर ऑफ लेबर नहीं ले रहे इस कॉलम में, तो आपके पास एवरेज फिक्स कास्ट आ जाएगी। आपकी ये जो टोटल वेरिएबल कास्ट है इसको अगर आप नंबर ऑफ वर्कर से डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। एवरेज टोटल कास्ट के लिए आप कॉलम 4 में टोटल कास्ट को नंबर ऑफ प्रोडक्ट से नंबर ऑफ वर्कर यहाँ नहीं लेने, मैंने गलती से बोल दिया था। टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जो भी हैं उनसे डिवाइड करें तो आपके पास एवरेज टोटल कास्ट आ जाएगी। और मार्जिनल कास्ट के लिए चेंज इन टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस। आज के लिए इसमें आप कोई क्वेश्चन बच्चों पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी आप इसको देख के आइएगा। ये ग्राफ आपने ड्रा करने की कोशिश करना है घर में, और एक दफ़ा आप टेबल बना के इस डाटे को, ताकि आपको ये रिलेशनशिप जो टोटल कास्ट, मार्जिनल कास्ट और एवरेज कास्ट में वो अच्छी तरह से समझ आ जाए।